Hello and welcome back, dear students. So today class 3 impersonal, objective और narrative poetry के बारे में बात करेंगे, जिसमें आती हैं ballad, dramatic monologue, epic, idyll और more mock epic. Okay, so let's discuss about narrative poetry. Major written forms of literature में हम इनको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पोइट्री एंड प्रोज. पोइट्री जो पर्सनल सब्जेक्टिव पोइट्री की बात करते हैं, नॉन नैरेटिव पोइट्री भी इनको बोला जाता है, जिसमें हम क्लास 1 में डिस्कस कर चुके हैं एलेजी, लिरिक, ऑड एंड सोनेट. ठीक है. इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिव पोइट्री में टुडे हियर वी विल डिस्कस अबाउट नैरेटिव पोइट्री, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक या हीरोइक पोएम भी जिसे बोलते हैं, आइडल, मोक एपिक. और भी अदर पॉइंट है, कुछ स्पेशल फॉर्म्स ऑफ पोएट्री लाइक राइम, लाइमरिक और हाइकू, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके. चलिए, तो बैलेड के बारे में बात करते हैं. बैलेड एक शॉर्ट पोएम है और सॉन्ग है, ठीक है, जो कि नैरेटिव होती है और एक पॉपुलर टेल के रूप में बोली जाती है. ठीक है. इनको ये एज अ फोक सॉन्ग स्टार्ट हुए थे. फोक सॉन्ग मीन्स ऑरली सॉन्ग जो होते हैं, ठीक है, और ये यूजुअली क्या थे, रिदमिक एंड हाईली लिरिकल होते हैं. स्टार्टेड एज अ फोक सॉन्ग. बैलेड टिपिकली 4 लाइन स्टेंजास, जिन्हें हम क्वेट्रेंस बोल सकते हैं, ठीक है, उनमें लिखे जाते हैं और ABCB राइम स्कीम को फॉलो करते हैं. बैलेड्स में रेफरेन भी कभी कभी यूज होता है, ठीक है, जिसको कॉरस ऑफ अ सॉन्ग बोला जाता है. रेफरेन मीन्स होता है कॉरस ऑफ अ सॉन्ग. एक एग्जांपल से इसे समझेंगे. कॉलरिज ने एंशियंट मैरिनर में एज अ रेफरेन बैलेड को यूज किया है. कीट्स ला बेलेडेम सेंस मर्सी इज अ बैलेड. टेनिसन की लेडी ऑफ शैलेट एंड वर्ड्सवर्थ का सॉलिटरी रीपर भी बैलेड के एग्जाम्पल हो जाती हैं. ठीक है. स्टैंजा यहाँ पर टिपिकल बैलेड फॉलो द राइम स्कीम ABCB. ठीक है, इसको अभी एक एग्जांपल से समझेंगे. इरिश फोक बैलेड जो फेमस टैमलिन है, उन्होंने सबसे फेमस बैलेड दिया है, ओ आई फॉरबिड यू मेडन्स ऑल दैट वे गोल्ड इन योर हेयर टू कम और गो बाय कैटर हॉग फॉर यंग टेमलिन इज देयर. ठीक है, तो ये एक बैलेड सॉन्ग है जिसको टेमलिन ने दिया है और ये लिटरेचर में बहुत ज्यादा फेमस सॉन्ग है. ये एग्जाम्पल हो जाता है बैलेड का. बैलेड ओल्डेस्ट पोएटिक फॉर्म है इंग्लिश में. ट्रेडिशनली जो बैलेड्स है वो मीटर में लिखे गए हैं, जिनको कॉमन मीटर भी कहा जाता है, जिसमें ऑल्टरनेटिव लाइंस ऑफ इयम्बिक टेट्रामीटर. टेट्रामीटर मीन्स 8 सिलेबस. ये टेट्रा मीन्स 4 लाइंस होती हैं 8 सिलेबल में, और इयम्बिक ट्राईमीटर होते हैं 6 सिलेबल में. इसको समझेंगे कि सिलेबल किस तरह से होते हैं और किस तरह से लाइंस उनमें होती हैं. बहुत सारे बैलेड्स जो हैं उनमें रेफरेन रखा जाता है. रेफरेन क्या, कि एक ऐसा स्टैंजा जो पूरी पोयम में बार बार उसको रिपीट किया जाता है, रेफरेन. ठीक है, जैसे कॉलरिज की है डे अ डे. ठीक है, मच लाइक द कोरस ऑफ मॉडर्न डे सॉन्ग्स. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर्स, ये कॉलरिज की जो लिरिकल बैलेड्स में पोएम आई थी उसका एग्जाम्पल है. इसमें इन्होंने रेफरेन का यूज किया है. ये एक बैलेड है. डे आफ्टर डे वी स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशियन. वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बर्ड्स डिड श्रिंक. वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से कि रेफरेन इसमें कहाँ यूज किया गया है. एक ही स्टेंजा जब एक ही लाइन को बार बार पूरी थ्रू आउट द पोएम यूज किया जाए तो वहां पर रेफरेन होता है. तो देखो, इन दिस पोएम वाटर वाटर एवरीवेयर, ठीक है, ये यहाँ पर थ्रू आउट पोएम एक से ज्यादा बार यूज हुआ है. तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को रेफरेन बोला जाता है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो कॉलरिज ने द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर मैरिनर बैलेड फॉर्म में लिखी है. ठीक है, बैलेड जो है स्पेशली क्यों लिखे जाते हैं, इनका रिलेशन स्पेशली जो शौर्य गाथा होती है ना, उससे रहा है. मीन्स किसी की प्रेजेस में वो लिखे जाते हैं. ठीक है. ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात कर लेते हैं. ड्रामेटिक मोनोलॉग एक फिक्शनल कैरेक्टर जो बोलता है बिना किसी ऑडियंस की बाधा के. ठीक है, उसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं करता है, उसको बीच में कोई नहीं रोकता है, और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को वो वहां रिवील करता है अपनी पर्सनैलिटी, सिचुएशन, एक्शन और इमोशनल स्टेट के द्वारा. ठीक है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक लिरिक का ही प्रकार है,
जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिटरेचर में इम्प्रूव किया था। ठीक है, इसका श्रेय रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाता है। उन्होंने लिटरेचर में इसको इम्प्रूव करके दिया था, किसको? ड्रामेटिक मोनोलॉग को। टाइटोनस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। टू बी और नॉट टू बी, हैमलेट का अदर एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें जो ड्रामेटिक मोनोलॉग ये कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग फीचर है कि एक कैरेक्टर बिना किसी बाधा के लॉन्ग स्पीच देता है, इसी लॉन्ग स्पीच भी बोल सकते हैं। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ लॉन्ग स्पीच जिसको कोई भी कैरेक्टर बिना किसी बाधा के बोलता है। अब ये होता क्या है रियल में, वो देख लेते हैं। कि एक स्पीकर इसमें सिंगल पर्सन होता है, जो कि पॉइंट नहीं होता। जो पॉइंट है ना, वो नहीं होता, सिंगल पर्सन होता है। और जो स्पीकर के व्यूज हैं वे डिफरेंट हो सकते हैं पॉइंट से। ठीक है, यानी कि जो बोलने वाला है उसके व्यूज पॉइंट से डिफरेंट हो सकते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ड्रामेटिक मोनोलॉग की। स्पीच ऑफ दिस कैरेक्टर मेकअप हॉल ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, जो कैरेक्टर की स्पीच होती है वो पूरी वर्ड्स में होती है, और उस मोमेंट पर, जिस मोमेंट में वो खड़ा है, जिस सिचुएशन में वो खड़ा है, उस मोमेंट पर होती है। और इसमें जो कैरेक्टर हैं एड्रेस करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक से ज्यादा लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो हमें उसी से ही पता चलती है। किससे? वक्ता से पता चलती है। जो वहां पर वो बोल रहा है ना, उससे लोगों की प्रेजेंस पता चलती है। वैसे वहां पर पता नहीं होता कि कौन वहां पर प्रेजेंट है और कौन नहीं। ठीक है, तो ये क्लू हमें किससे मिलता है? पोएटिक डायलॉग ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसी से पता चलता है कि वहां पर जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट मोनोलॉग का सेल्फ रेवलेशन होता है। सेल्फ रेवलेशन मीन्स आत्म केंद्रित होता है, खुद पर डिपेंड होता है। देयर आर सम ऑफ द फीचर्स, यहाँ पर कुछ फीचर्स और भी हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, लाइक राइम स्कीम इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में इंपॉर्टेंट नहीं होती। कोई राइमिंग स्कीम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन, जो स्पीकर होता है एक सिंगल पर्सन होता है, वो पॉइंट नहीं होता, और वो एज्यूम कर लेता है या एक से ज्यादा लोगों को भी वो वहां पर मान लेता है। ठीक है, और उनकी प्रेजेंस का पता हमें कैसे पता चलता है? जब स्पीकर बोल रहा होता है डायलॉग से। ठीक है, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोर्ड बाय इलियट, यूलिसिस बाय टेनिसन। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग के। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड एल्फ्रेड प्यूरफोक बाय इलियट, ठीक है, एंड यूलिसिस बाय टेनिसन। ये दोनों एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं ये? ड्रामेटिक मोनोलॉग के। तो ये हम ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं। एपिक और हीरोइक पोएम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होती है एपिक और हीरोइक पोएम? ठीक है, एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव वर्ड्स होता है सीरियस सब्जेक्ट पर, जो एक फॉर्मर और एलिवेटेड स्टाइल में बोला जाता है, जिसमें सेंटर्ड ऑन अ हीरोइक और क्वासी डिवाइन फिगर। ठीक है, क्वासी डिवाइन फिगर मींस यहाँ पर जो हीरोइक फिगर, जो यहाँ पर एक्टर होता है ना, उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्वासी डिवाइन होती है। क्वासी डिवाइन का मीन्स होता है कि एक ऐसा पर्सन जो गॉड की क्वालिटी रखता हो। द कंडीशन एज ऑफ अ किंग ऑफ बीइंग कंसिडर्ड टू हैव सम एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गॉड, जो वहां पर गॉड के गुणों को रखता हो, उसे कहते हैं क्वासी डिवाइन फिगर। ठीक है, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? एपिक की कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। मे बी आपसे एपिक पूछ लिया जाए या अदर फॉर्म्स पूछ ली जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑन हुज एक्शंस डिपेंड्स द फेट ऑफ अ ट्राइब। ठीक है, जहां वहां पर एपिक में जो एक्शन है वो डिपेंड रहते हैं फेट ऑफ अ ट्राइब, किसी ट्राइब के फेट पर, यानी कि कोई एक समूह होता है उसके भाग्य पर, अ नेशन और नेशन पर, और द ह्यूमन रेस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री कही जाती है। इसकी स्टोरी जो है मीडियस रेस से शुरू होती है। मीडियस रेस मींस इन द मिडिल ऑफ थिंग्स, यानी कि चीजों को बीच में से शुरू किया जाता है। ठीक है, एपिक वाज रैंक्ड बाय अरिस्टो ओनली नेक्स्ट टू ट्रेजेडी। ठीक है, जो एपिक है वो एरिस्टो के द्वारा दिए गए हैं ओनली नेक्स्ट टू ट्रेजेडी। ठीक है, अरिस्टो ने स्पेशली यूज किया है लिटरेचर में एपिक का,
और बहुत सारी ट्रेजेडी उन्होंने ऐसे ही एपिक की फॉर्म को देकर दी है। एपिक को 12 बुक्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। होमर की जो इलियड एंड ओडिसी है वो प्राइमरी एपिक्स है या फोक एपिक है। फोक एपिक यानी कि ऐसे एपिक जो ओरली होते हैं, ठीक है, लोक कथाओं पर आधारित होते हैं। लोक कथा और ओरली होते हैं, उन्हें फोक एपिक्स कहा जाता है। वर्जिल्स, एनीड एंड मिल्टन्स की जो पैराडाइज लोस्ट है वो सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक्स माने जाते हैं। इसको हम ध्यान रखेंगे। आइडिल की बात करते हैं। आइडियल एक डेस्क्रिप्शन है प्रोज और वर्ड्स में, जिसमें कुछ सीन और इवेंट क्या होते हैं, स्ट्राइकिंग, पिक्चरस्क एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ। मींस बहुत ज्यादा अद्भुत, स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा वंडरफुल, पिक्चरस्क मींस सुरम्य, मींस अच्छे होते हैं, पॉजिटिव थॉट के होते हैं, एंड कंप्लीट इन सेल्फ और अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आइडल्स का एग्जाम्पल टेनिसन की जो आइडल्स ऑफ द किंग है और ब्राउनिंग की ड्रामेटिक आइडल्स है, ये आइडल के बेस्ट एग्जाम्पल वहां पर माने जाते हैं। मॉक एपिक की बात करते हैं। मॉक हीरोइक पोएम को कंपोज किया जाता है टू मॉक इट्स हीरो, हीरोइन एटसेट्रा, एंड सो इट कॉल्ड अ मॉक हीरोइक पोएम, ठीक है। ये इसको मॉक इट्स हीरो, यहाँ पर जो हीरो हीरोइन है उनको क्या बनाया जाता है, मॉक बनाया जाता है। कि इट थीम इज पेटी ट्रिवल बट इट्स स्टाइल इज ग्रैंड, लॉफ्टी एंड एपिकल। इसका स्टाइल कैसा होता है, लॉफ्टी एंड एपिकल। सो मॉक एपिक का जो मेन क्या होता है, मॉक एपिक जो मॉक हीरोइक पोयम होती है वो हीरो या हीरोइन का मजाक बनाने के लिए बनाई जाती है, और इनकी जो थीम है वो पैटी ट्रिवल, लेकिन जो उनका स्टाइल है वो ग्रैंड, लॉफ्टी और एपिकल होता है। ये हम ध्यान रखेंगे। अलेक्जेंडर पॉप की जो रेप ऑफ द लोक है 1714 में आई थी, एंड ड्राइडेंस मैक फ्लैकॉन 1682 में, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाते हैं। सम स्पेशल फॉर्म ऑफ पोएट्री में देखते हैं। एक तो लाइमरिक और हाइकू। लाइमरिक क्या है, एक ह्यूमरस राइमिंग 5 लाइन पोयम है जिसमें स्पेसिफिक मीटर और राइमिंग स्कीम का यूज किया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ लाइमरिक्स जो है 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं लाइंस में 1, 2 एंड 5। 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं इन लाइंस 3 एंड 4, ठीक है। कैसे जो कैसी राइमिंग स्कीम फॉलो करते हैं, ए ए बी बी ए ए, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देयर वंस वाज अ मैन फ्रॉम Netucket who kept all his cash in a bucket, but his daughter named Nan ran away with a man, and as for the bucket, Netucket, ठीक है। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है किसका, लाइम रिक का है, जिसमें किस तरह से जो राइम स्कीम है ए ए बी बी ए किस तरह से यूज की है, नेटुकैट, बकेट एंड अगेन नैन, मैन और नेटुकैट। ये जो इसकी 3 और 4 स्ट्रेसेस हैं लाइंस में, ये मेन होते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाइम रिंग पे 3 स्ट्रॉन्ग सिलेबस होते हैं, ठीक है। 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं लाइंस में, लाइक 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5, और 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस 3 और 4 लाइन में होते हैं, ठीक है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। लाइमरिक क्या होता है, एक ह्यूमरस राइमिंग 5 लाइन पोयम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर हाइकू का। हाइकू 17 सिलेबल्स 3 लाइन जापानीज वर्ब्स फॉर्म है। 17 सिलेबल्स कैसे होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है हाइकू का। फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबस एंड सेकेंड लाइन में 7 सिलेबस और थर्ड लाइन में 5 सिलेबस होते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाते हैं, इनको आप नोट कर लेंगे कि किस तरह से सिलेबस यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। 4, 5, 6, 7 इनको देख लेंगे। तो हाइकू के एग्जाम्पल क्या है कि हाइक्यू की जो आईडी है वो क्या है कि 17 सिलेबल्स होते हैं, 3 लाइन जापानीज वर्ब्स फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट और थर्ड लाइन ऑफ हाइकू ईच हैव 5 सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड लाइन के हाइकू में 5 सिलेबस होते हैं, सेकेंड लाइन में 7 सिलेबस होते हैं। और राइटर ऑफ हाइकू का मेन क्या होता है, उद्देश्य यहाँ पर जनरली किसी सीन को एज अ पिक्चर, सिंगल एज अ पिक्चर रूप में वहां पर प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो आई होप ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देख लेंगे कि हाइकू हाइकू होते क्या है, 17 सिलेबस 3 लाइन जापानीज वर्ड्स फॉर्म है, ओके। तो अपने नोट्स रेडी कर लेंगे और चैनल पर बने रहिए, अपनी प्रिपरेशन जारी